कुछ काम हम महिलाओं के जीवन में ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। रोज़ हम उन काम को करते हैं और उन काम को करते वक्त हम बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे कमाल के हैक लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देने वाले हैं। तो पहला यूज़फुल हैक है मेरा अरवी पत्ता को लेके। अरवी के पत्ता का ज़्यादातर हम पकोड़ा बनाते हैं, यानी कि बेसन के साथ हम इसे बनाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर घर में इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन जब हम अरवी के पत्ते में बेसन लगाते हैं तो आपने भी देखा होगा किचन फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये किचन के गैस स्टैंड पर जब आप इसे इस तरीके से फैलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना मेसी मेसी सा हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, छोटे से बड़े में आपको इसे अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटा ऊपर रखना है, उसके बाद में इनकी साइज़ के हिसाब से आपको इसे जमाते जाना है। इससे एक फ़ायदा होगा, जब आप इसके ऊपर बेसन इस तरीके से स्प्रेड करेंगे ना, यानी कि इस पर आप फैलाएंगे तो आप देखेंगे बेसन जो एक दो बूंद किचन स्टैंड पे फैल जाता है वो नहीं फैलेगा, यानी कि दूसरे पत्ते पर अपने आप ही आ जाएगा। तो हमेशा इस तरीके से आप बेसन लगाइए, इससे आपका किचन स्टैंड बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहेगा। जैसे कि मैं इसे रोल कर रही हूँ और अभी आप देखेंगे 2 से 4 बूंद जो बेसन गिरता है, जिसकी वजह से हमारा किचन स्टैंड है ना काफ़ी मेसी हो जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 बूंद ही गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। पर इस तरीके से जब फैला हुआ होता है ना तो हमारे काम बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिक हमें ज़रूर पता होना चाहिए। आप जब इस ट्रिक को खुद अप्लाई करेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि इससे गैस स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, मेसी मेसी सा नहीं होता है। वो लास्ट वाला अरवी पत्ता बचा हुआ है और आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 अरवी पत्ता को लपेटा है बेसन से और किचन स्टैंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। अगले यूज़फुल हैक है मेरा हरी सब्जियों को लेके। जैसे कि हरी सब्जियां हम खाने में यूज़ करते हैं, पर इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। हरी सब्जियों को जब हम लंच डिनर में बनाते हैं तो इसे काटने का जो समय है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना बनाने का टाइम है ना वो भी बढ़ जाता है। मान लीजिए आप शाम को 8 बजे खाना बना के रेडी करते हैं और अगर आप हरी सब्जी बना रहे हैं तो आपको इसे काटने छिलने में ही लगभग 15 मिनट का टाइम चला जाता है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा टिप अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी आपके पास दिन में वक्त है, जब आप आराम कर रहे होते हैं या फिर इसी तरीके से आराम से हम चेयर पर बैठे रहे होते हैं, या कोई भी ऐसा 10-15 मिनट का टाइम अलग से निकालिए जिससे आप ये जो हरी सब्जियां होती है ना इन्हें अलग से पहले से ही छील के रख लें। इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। जब आप खाना बनाने जाएंगे तो आपका जो खाना बनाने का टाइम है ना वो कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं सहजना की जो फली है उसे छील के रख रही हूँ, इसे मुझे शाम के खाने में बनाना है, पर मैं अभी से इसे छील के रख रही हूँ ताकि जो मेरा खाना बनाने का टाइम है वो कम हो जाए। और इसी तरीके से करेला है, ये सुबह मुझे नाश्ते में बनाना है पर मैं इसे अभी से काट के रख लूँगी तो सुबह उठते ही मुझे ये काम फिर से डबल नहीं करना होगा। यानी कि जब आप सब्ज़ी काट रहे हैं तो एक ही टाइम पे 2 से 3 टाइम की सब्जियां काट के रख लें। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचत हो जाएगी और आपके काम करते वक्त आपको खुद भी आराम मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब हम करेले को छीलते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर से ना बीज निकलते हैं। कभी कभी ऐसा करेला आ जाता है जिसके बीज पके हुए होते हैं, तो इन बीजों को कभी फेंकने की गलती नहीं कीजिएगा। मैंने इन्हें स्टोर करा है और आप देख के अचंभित हो जाएंगे कि क्या ऐसा घर में हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ बीज रख लिए हैं, इसका मैं आगे आपको यूज़ करके बताती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी जो दोनों टाइम की सब्जियां हैं वो मैंने काट ली है, इससे मेरा ही फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करिएगा। और सब्जियों से ही जुड़ी और मेरी एक यूज़फुल ट्रिक है जिसको आप ज़रूर अपना के देखिएगा। देखिए हर सब्जी में प्याज तो जाता ही है, यानी कि प्याज को हम डालते ही हैं, पर जब हम प्याज को डालते हैं तो इसका ये जो जड़ वाला हिस्सा होता है जो आप इसके मुंह पे देख सकते हैं, इस जड़ वाले हिस्से को ना हमेशा निकाल देना है। इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो ये खाने में बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, यानी कि जड़ को नहीं खाया जाता है प्याज की। और दूसरा, जब हम प्याज को बारीक बारीक चॉपिंग करते हैं यानी कटिंग करते हैं तो इसकी वजह से ना ठीक से कटिंग भी नहीं होती है। तो इसका ये जड़ वाला हिस्सा है इसे हमने निकाल देना है और इसके ऊपर वाला हिस्सा यानी जहाँ पर इसकी जड़ होती है इस हिस्से को अच्छे से कट कर लेना है। इससे आपको प्याज कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाने वाली है। और ध्यान रखिएगा इसकी जड़ वाले हिस्से को हमने हमेशा निकाल के फेंक देना है, ये खाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ आप लहसुन, यानी कि जब आपके पास टाइम हो तो लहसुन को भी आप एक्स्ट्रा में पहले से छील के रख लीजिए। देखिए आधी सी सब्जियाँ तो हमारी कट के पहले से ही रेडी है। और जो पके हुए बीज थे मैंने ऐसे ही अपने आंगन में इन्हें डाल दिए थे और मैं देख के बारिश के सीज़न में बहुत अचंभित हो गई कि देखिए इसमें काफ़ी सारा करेला ना खुद से उग गया है। इसके लिए मुझे अलग से बीज नहीं खरीदा है मैंने, बस इसी तरीके से जब करेला का बीज पका हुआ मुझे आता था हाथ में, गार्डन में मैं इन्हें लाके डाल देती थी। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा करेला ना खुद से यहाँ पर
निकला है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कॉन्ग या कंघा को लेके। कंघा हर घर में यूज़ होता है और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जो दांत होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ना गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ये बीमारियों का घर होता है और अगर किसी के सिर में कोई इन्फेक्शन है या रुसी है तो वो आपके बाल में भी बहुत आसानी से आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपके घर में इस तरीके से गंदा कंघा नज़र आता है तो इसे हाथों हाथ क्लीन कर लीजिएगा। तो इसे क्लीन करने का मैं सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पुराना टूथब्रश ले रही हूँ। आप यहाँ पर कपड़े धोने वाला जो ब्रश है ना वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पहले कोलगेट। तो बहुत ज़्यादा कोलगेट की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कोलगेट की हमें ज़रूरत होगी जितना हम एक बार ब्रश करने में यूज़ करते हैं, बस इतना सा हमें कोलगेट चाहिए। और दूसरा यहाँ हमें चाहिए हार्पिक। तो ब्लू वाला हार्पिक हमने यहाँ पर डाल लिया है और इसके बाद में आप देखेंगे कोलगेट और हार्पिक का एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन होता है, यानी कि ये किसी भी तरह की गंदगी को निकालने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो कंघे की गंदगी साफ़ करने के लिए ये वाला ट्रिक मुझे सबसे आसान लगता है, क्योंकि इससे जितने कीटाणु हैं इसके अंदर, यानी जितने जर्म्स हैं, बैक्टीरिया जो पनप रहे होते हैं इन कॉन्ग के अंदर, वो तो टच होते ही मर जाएंगे। और आप इस सॉल्यूशन का यूज़ हर उस प्लास्टिक के बर्तन पे भी कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक के मग्गे पे भी कर सकते हैं, हर उस चीज़ पे कर सकते हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया नॉर्मल वॉश करने के तरीके से क्लीन नहीं होते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा कोलगेट कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कोलगेट और लिया है और देखिए इसकी जो गंदगी है ना वो निकलना स्टार्ट हो गई है। तो मैं अच्छे से इसको मिला देती हूँ और देखिए यहाँ पर आप कोलगेट और हार्पिक का रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये काम करता है और इसकी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके को आप पानी के मग्गे पे भी यूज़ कर सकते हैं। घर की हर उस सरफेस पे आप इसे क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि बैक्टीरिया क्लीनिंग करने के बाद भी नहीं जाते हैं। बस ध्यान रखना है हमने स्टील के सरफेस पे इसे यूज़ नहीं करना है। और देखिए बातों ही बातों में ये जो कॉन्ग है ना अच्छे से क्लीन हो गया है। बस अब इसे नॉर्मल पानी से हमने धो लेना है। तो बस इसे वॉश करेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। काफ़ी टाइम से मैंने इन्हें साफ़ नहीं किया था और ये मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था और आपको दिखाना भी था, इसलिए मैंने यहाँ तीनों कॉन्गों को एक साथ इकट्ठा करा है और अच्छे से इन्हें क्लीन कर लिया। बस पानी में डिप किया और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें चिपचिपापन है तो आप इसे एक बार नहाने वाले साबुन से क्लीन कर लीजिएगा, तो इसके जितना चिपचिपापन है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ना कंघे क्लीन हो गए हैं। तो घर में अगर इस तरीके से कंघा आप देखते हैं या इमरजेंसी में आपको किसी और का कंघा यूज़ करना पड़ रहा है कहीं बाहर जाने पे, तब भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आपको स्पेशल कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये घर में ही रखे हुए सामान से मैंने क्लीन किया है। बहुत से घरों में तो जब कंघा गंदा हो जाता है तो कंघे को चेंज ही कर दिया जाता है, लेकिन आप इस तरीके से अगर इसे क्लीन करते रहेंगे ना तो लगभग ये 5 से 6 साल तक आराम से चलेंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा घी को लेके। तो घी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर घर में अवेलेबल होती है और जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं ना तो घी कुछ इस तरीके से जम जाता है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसे घी को गैस पे रखते हैं और इस तरीके से गर्म करने लग जाते हैं। इसकी बजाय आप दूसरा तरीका जान लीजिए। तो जब भी आप सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ भी ऐसा जो कढ़ाई में आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई सब्ज़ी को ही बॉईल कर रहे हैं, तब ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो देख सकते हैं ये जो मैंने इसके ऊपर थाल रखा है ये भी ना काफ़ी गर्म है, यानी कि कढ़ाई में जो सब्ज़ी उसके अलावा ये जो थाल रहती है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। कोई सी भी प्लेट जो आप सब्ज़ी बनाते वक्त रखते हो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इस गर्म प्लेट का हम यूज़ कर सकते हैं घी को मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ देखिए जिस तरीके से मैं प्लेट को रख रही हूँ ना सब्ज़ी के ऊपर, बिल्कुल आपने इसी तरीके से रखना है जैसे कि मैंने इसे उल्टा करा है, सीधे नहीं करना है, हमने इस तरीके से उल्टा करके इसे रख देना है। इसके बाद में यहाँ पर हम रख देंगे हमारा घी वाला बर्तन। ध्यान रखना है यहाँ पर हम यूज़ जो कर रहे हैं वो है घी, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो फ्रिज में रखने के बाद में जम गई है उसे मेल्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, अलग से आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने घी रख दिया है, ये ऐसे ही एकदम से गर्म नहीं होगा। यहाँ पर हमें पानी डालना होगा। पानी की हीट से यानी गर्माहट से ये घी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर दूसरा ही जुड़ा मेरा ट्रिक है, जब भी हम कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम अलग से गर्म पानी करते हैं और उसके बाद में ग्रेवी वाली सब्ज़ी में पानी डालते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आपने यहाँ पे घी मेल्ट किया है या मैंने आपको घी मेल्ट करके दिखाया है, बिल्कुल इसी तरीके से ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए आप पानी को भी गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारा घी ना मेल्ट हो गया है और मैंने अलग से गैस नहीं जलाया है और घी भी मेल्ट हो गया है। और अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो आप यहाँ पर
पानी को भी इस तरीके से गर्म कर सकते हैं। एक साथ 2 काम करने वाले ट्रिकों को अपनी लाइफ में लेकर आइए। इससे बहुत ज़्यादा गैस की बचत होती है और बार बार जो हमारा गैस ऑन चालू हम करते हैं ना, उसकी वजह से भी गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी बहुत सारी सेविंग हो जाएगी। चैनल पर बहुत सारी यूज़फुल वीडियो है, उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपकी लाइफ को आसान बना देने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। रोटी के बनाने से जुड़ा हुआ ये यूज़फुल हैक आपके बहुत ही काम आने वाला है। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमें ना थोड़ा सा सूखा आटे की ज़रूरत होती है, जिसे आप इस तरीके की एक डिब्बे में रख सकते हैं। इसे रखने का मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। अक्सर जब बारिश के सीज़न में हम सूखा हुआ आटा रोटी बनाने के बाद फिर से आटे वाले कंटेनर में डाल देते हैं तो आपने देखा होगा इल्लियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती है, यानी कि बारीक बारीक से कीड़ा आता है वाइट कलर का, जो कि आटे में लग जाता है। बारिश के सीज़न में स्पेशली ऐसा होता है। तो जब भी आप रोटी बनाते हैं तो सूखा हुआ आटा जो लास्ट में बच जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, और अभी रोटी बन जाने के बाद ये जो आटा बच गया है ना, इसे वापस आटे के डब्बे में डालने की गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। हमने रोटी बनाते वक्त कितनी ही बार यहाँ पर गीला आटा इस आटे से लगाया है, यानी कि गीला आटा हमने सूखे आटे से टच करा है, जिससे इस आटे में मॉइस्चर आ गया है। और इसी आटे को अगर हम आटे के डिब्बे में डालते हैं तो बहुत जल्दी से इल्लियाँ पड़ जाएगी। तो इस आटे को हमेशा इस तरीके के एक छोटे से बाउल में, डिब्बे में या कटोरी में आप ज़रूर रखें। और अगली बार जब आप रोटी बनाते हैं ना, तो इसी आटे को आपने फिर से यूज़ करना है। ध्यान रखना है, इस आटे को हमने आटे के बड़े कंटेनर में नहीं रखना है जहाँ हमारा मेन आटा रखा जाता है। तो ये वाला छोटा सा ट्रिक है, पर इस बारिश के सीज़न में आपके बहुत काम आने वाला है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक को ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आइए, आपकी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो ये टिफ़िन वाली ट्रिक मेरे बहुत काम आती है, स्पेशल बारिश और ठंड के सीज़न में। तो आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं और आपके आटे को बचा सकते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप अपने आटे को अगर रखते भी है तब भी उसमें किसी तरह की लेयर नहीं पड़ेगी। देखने के लिए आपका धन्यवाद।